Okay, so the first question is, that is question number 1 का बिट डी है ना, ये डाउट पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1D में वो क्या पूछा है बच्चों, दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ lead is 11.3 okay, then its density is dash gram per centimeter cube and dash kg per meter cube। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, दैट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों को दिया गया है और हम लोगों से पूछा गया है उसका डेंसिटी कितना होगा, है ना। तो बच्चों देखो, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी निकालने का। लेकिन हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वो पूछ रहा है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस को लेकर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगा, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना निकल कर आ रहा है देखो, इट विल बी इक्वल टू, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इज 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया, दैट इज़ 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ये इतना वैल्यू हो जाएगा बच्चों, है ना, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है तो जो वाटर का डेंसिटी है उसे केजी पर मीटर क्यूब में पुट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से और ये एंड 11.3 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों केजी पर मीटर क्यूब में कितना है, 1000, है ना, वाटर का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। तो ये हो जाएगा 11300 केजी पर मीटर क्यूब, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन बिट डी। तो इस चीज़ को आप लोग पहले लिख लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का डी, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का डी और बिट 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 4, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है बच्चों, इसमें हम लोगों को दिया गया है दैट इज जी का वैल्यू हम लोगों को दिया गया, दैट इज जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये तो उसका वैल्यू होता है, हम लोगों को पता भी है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है ये, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वो बोल रहा है कन्वर्ट करके इसे हम लोगों को लिखना है कितना में, ना, इट इज इक्वल्स टू डैश क्या दिया है, दैट इज द वेयर इज द क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, इट इज इक्वल्स टू डैश सी एम क्यू, ओके, सी एम क्यू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ग्राम इनवर्स, ओके। तो यहाँ हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि एक मास वाला यूनिट है, ठीक है, और इधर एक मास वाला यूनिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक मीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर देखो न्यूटन है, यहाँ पर न्यूटन नहीं है, और यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर भी आ गया है बच्चों, और यहाँ पर कोई सेकेंड स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ न्यूटन को पूरा इस तरफ हटा दिया गया है, दैट मीन्स फोर्स को हटा दिया गया है। अच्छा तुम ज़रा सोचो, फोर्स को हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज केजी, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो इन प्लेस ऑफ न्यूटन आई एम गोइंग टू राइट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हमारे जो आंसर हमें चाहिए बच्चों उसमें न्यूटन या डायन, है ना, अगर सीजीएस में होता तो यहाँ डायन प्रेजेंट होता, लेकिन यहाँ पे तो डायन भी नहीं है, ओके। दैट मीन्स न्यूटन को हटा दिया गया है, यानी कि फोर्स के यूनिट को हटा करके उसका दूसरा कुछ यूनिट पुट किया गया है, ठीक है, ऐसा यूनिट हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, और फिर हम लोग जानते हैं फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बच्चों सिर्फ न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आई कैन राइट इट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर इसके बाद जो लिखा है वो लिखेंगे, दैट इज मीटर स्क्वायर एंड केजी टू द पावर -2,
ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखो kg⁻1 है, यहाँ kg⁻2 है, तो kg ऐड हो जाएगा इनका पावर, तो कितना हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1। ओके, तो उसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे दैट इज 6.67 × 10⁻11 kg का पावर 1 kg का पावर -2। ठीक है, तो ये हटेगा बच्चों, है ना, ये हो जाएगा kg⁻1। ओके। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ एक मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। और उसके बाद यहाँ देखो (2 है, इधर और कुछ नहीं है, तो (2 तो अब देखो लगभग हमारा जो आंसर हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उसी फॉर्मेट में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये पहले लेंथ, फिर टाइम, फिर मास, है ना। लेंथ सॉरी तुम्हारा लेंथ का क्यूब, (2 ग्राम⁻1 यहाँ पर भी देखो सेम नेचर का यूनिट आ चुका है, दैट इज मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब की जगह यहाँ मीटर क्यूब है, (2 की जगह यहाँ पर भी (s⁻2 है, यहाँ (1 की जगह यहाँ पर kg⁻1 है। ओके, अब हम लोगों को सिर्फ करना क्या है, ये मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर देना है किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, और केजी को कन्वर्ट कर देना है ग्राम में, बस इतना करना है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखो हम इसे ऐसे लिख देते हैं दैट इज 6.67 × 10⁻11 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर क्यूब कितना होता है बच्चों, इट इज इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अच्छा, तो हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो मीटर क्यूब की जगह हम लिख देंगे इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेकंड इनवर्स का स्क्वायर है, तो कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। kg⁻1 यहाँ पर ग्राम⁻1 है, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर भी इंटू लिख देते हैं, इंटू (2 इंटू 10⁻3 होल टू द पावर -1, है ना। kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो kg की जगह बस ग्राम लिखे हैं, कितना kg, 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को बच्चों हम लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो kg इन्वर्स है ना, तो बाहर में -1 रख दिए। ओके, अब इतना हो गया। अब ये कितना हो जाएगा देखो 6.67 × 10⁻11 × 10⁻6, और यहाँ पर 10⁻ कितना हो जाएगा -3 × 10⁻3। बाकी हमारा यूनिट आ चुका है देखो सारा जो हमें चाहिए था, सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड इन्वर्स का स्क्वायर एंड ग्राम इन्वर्स। ओके, अच्छा, अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। -11 + 6 दैट इज -5, -5 - 3 दैट इज -8, तो 6.67 × 10⁻8, बाकी यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड इन्वर्स स्क्वायर, ग्राम इन्वर्स। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट डाउट दैट इज 2.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.3। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया है कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। ठीक है, तो हम लोगों को दिया है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, ये हम लोगों को बताया है। आफ्टर दैट इट इज सेज दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर, सेकंड टू द पावर -2, तो 1 जूल का वैल्यू दे दिया है दैट इज 1 kg मीटर स्क्वायर, सेकंड टू द पावर -2, और s इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 1 कैलोरी का वैल्यू कितना हम लोग लिख सकते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल की जगह ये लिख देंगे दैट इज kg मीटर स्क्वायर, सेकंड टू द पावर -2। ओके, उसके बाद हम लोगों को बोल रहा है सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा kg। ओके, अच्छा, तो हम लोगों को एक नए यूनिट में कन्वर्ट करना है, नए सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं देखो। ठीक है, पहले तो इसका जो चीज़ हम लोगों को दिया गया उसका डायमेंशन निकाल लो। ठीक है, तो हम लोगों को एनर्जी, कैलोरी क्या होता है बच्चों, हीट एनर्जी को मेजर करने का, तो एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है देखो, उसके यूनिट से ही पता चल जाएगा, kg यानी कि m⁻1, मीटर स्क्वायर यानी कि l⁻2, s⁻2 यानी कि टाइम का -2। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा 1, ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2, एंड सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो इतना पहले याद रख लो। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस आप लोग पढ़े हो, और आप लोगों को अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार देख सकते हो बुक को, डायमेंशनल एनालिसिस अगर भूल चुके हो गए। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम आप लोगों को फार्मूला बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है बच्चों दैट इज N1U1 इट इज इक्वल्स टू N2U2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन दोनों का मतलब तो सेम है ना, 1 मीटर दैट इज यहाँ पे N1 का वैल्यू 1 है, यूनिट क्या है मीटर, यहाँ पर N2 का वैल्यू 100 है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, लेकिन दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और नॉट, है कि नहीं। तो N1U1 इज इक्वल्स टू कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट तुम ले लो, यूनिट का सिस्टम चेंज कर दोगे तो N1U1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू दोनों का बराबर ही रहता है। 1 मीटर हम बोलेंगे उसका मतलब जितना है, 100 सेंटीमीटर का मतलब भी उतना ही है, तो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हम लोगों को N1 तो पता है बच्चों दैट इज 4.2, U1 भी पता है दैट इज kg मीटर स्क्वायर, सेकंड टू द पावर -2, है ना। N1 का वैल्यू कितना है 4.2, U1 का वैल्यू कितना है यूनिट पता है ना, दैट इज kg मीटर स्क्वायर, सेकंड टू द पावर -2। ठीक है, और हम लोगों को U2 भी दिया गया है बच्चों, है ना, U2 वो दिया है ना कि मास हम लोग अल्फा kg। ठीक है, मास का यूनिट क्या है अल्फा kg, लेंथ का यूनिट क्या है बीटा मीटर। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या है गामा सेकंड, ये दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ निकालना क्या है N2।
ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है n2। तो इसके लिए हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, पहले यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये दूसरा जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज मास इज मेजर्ड इन अल्फा kg, लेंथ इज मेजर्ड इन बीटा मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन गामा सेकंड। ओके, दिस मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू अस। ओके, तो अब देखो हम लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक 2 कॉलम्स। ओके, यहाँ पर एक तरफ लिख देते हैं दैट इज SI और दूसरी तरफ लिख देते हैं दैट इज योर न्यू सिस्टम और न्यू यूनिट। ओके, SI यूनिट एंड न्यू यूनिट। ठीक है, SI यूनिट में N1 का वैल्यू कितना है बच्चों 4.2, यहाँ पे N2 का वैल्यू कितना हमें नहीं पता। ठीक है, SI सिस्टम में मास किस में मेजर किया जा रहा है 1 kg। ठीक है, लेंथ किस में मेजर किया जा रहा है दैट इज 1 मीटर। ओके, यूनिट क्या है मीटर है। ओके, टाइम किस में मेजर किया जा रहा है दैट इज सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखो मास किस में मेजर किया जाएगा, उसे सपोज हम उसका डायमेंशन मतलब किस में मेजर किया जाएगा वो हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज अल्फा kg। ठीक है, लेंथ किस में मेजर किया जाएगा दैट इज तुम्हारा क्या दिया था बीटा मीटर। ओके, और टाइम किस में मेजर किया जाएगा दैट इज गामा सेकेंड, है ना। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्योंकि N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों दैट इज N2 विल बी इक्वल टू N1 U1 बाई U2, है ना, N1 U1 बाई U2। ठीक है, अच्छा, और इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं A का वैल्यू कितना है, डायमेंशन A इज़ 1, B इज़ 2 एंड C इज़ -2। ठीक है, दैट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकाले थे। डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना है m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, है ना। तो वहाँ से हमें A B और C का वैल्यू पता चल गया था। अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे बच्चों, दैट इज N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू, ठीक है, M1 बाई M2 टू द पावर A, ठीक है, इंटू L1 बाई L2 टू द पावर B इंटू T1 बाई T2 टू द पावर C। ओके, ये कितना आ रहा है देखो, N1 का वैल्यू कितना है बच्चों 4.2, M1 क्या है kg में मेजर किया गया, M2 किस में मेजर किया गया बच्चों अल्फा kg टू द पावर A का वैल्यू कितना है 1 इंटू लेंथ 1 किस में मेजर किया गया देखो मीटर, दैट इज मीटर, डिवाइडेड बाई लेंथ 2 किस में मीटर मेजर किया गया बीटा मीटर, है ना, बीटा मीटर, और B यहाँ पर पावर कितना है दैट इज 2। उसके बाद ये कितना आ रहा है देखो, टाइम 1 किस में मेजर किया गया दैट इज सेकेंड, और टाइम 2 किस में मेजर किया गया दैट इज गामा सेकेंड टू द पावर कितना है -2, टू द पावर कितना है बच्चों दैट इज -2। ओके, -2। ओके, अब यहाँ से निकल जाएगा हमारा आंसर। ओके, यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चों देखो, इट इज इक्वल्स टू 4.2। ओके, kg और kg कैंसिल हो गया, 1 बाई अल्फा टू द पावर 1 जिसे हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर -1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर -1। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई बीटा टू द पावर 2 जिसे हम क्या लिख सकते हैं बीटा टू द पावर -2। ठीक है, अच्छा, सेकंड और सेकंड भी कैंसिल हो गया, 1 बाई गामा टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा गामा टू द पावर 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.5। 2.5 में क्या दिया गया है बच्चों, दैट इज ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। ओके, तो एक नया यूनिट ऑफ लेंथ चूज किया गया है। ठीक है, लेंथ का एक नया यूनिट, जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बच्चों मीटर, जब हम लोग लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर चूज करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट तब कितना होता है, जब हम लोग यूनिट को मीटर चूज करते हैं तब स्पीड कितना होता है बच्चों दैट इज 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन अभी एक नया यूनिट ऑफ लेंथ चूज़ किया गया है। ठीक है, मतलब लेंथ हम लोग मीटर में मेजर नहीं करेंगे, एक नए यूनिट में मेजर करेंगे, और वो बोल रहा है जब नए यूनिट में करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट कितना आएगा यूनिटी। लेंथ का यूनिट चेंज किया गया, टाइम के यूनिट को चेंज करने के लिए वो नहीं कहा है। ठीक है, तो एज पर द न्यू यूनिट स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट एज पर द न्यू यूनिट, स्पीड ऑफ लाइट एज पर द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकेंड। ओके, यानी कि हम लोग लेंथ को नए यूनिट में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ रहा है 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट यूनिटी है मतलब वैल्यू 1 है। ठीक है, आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, और ये नया यूनिट है लेंथ का, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे यहाँ पर मीटर था, जब मीटर था तो वैल्यू कितना आ रहा था 3 × 10 टू द पावर 8, जब तुम नया यूनिट ऑफ लेंथ चूज़ करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1 यूनिटी, वो क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट, और उसके साथ वो बोल रहा है क्या बोला, इफ़ इट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स टू कवर द डिस्टेंस, यानी कि सन से लेकर के अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना समय लग रहा है 8 मिनट 20 सेकंड्स। ठीक है, देखो हमें यूनिट ऑफ टाइम चेंज करने के लिए वो नहीं बोला है ना, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है दैट इज सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बच्चों किसमें, सेकंड में, तो 8 × 60 + 20 दैट इज 480 + 20 दैट इज 500 सेकंड्स, 500 सेकंड्स, है ना। तो हमारा टाइम हमें पता चल गया, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल्स टू 500 सेकंड्स। ओके, अच्छा, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड इनटू
टाइम। ओके, स्पीड हम लोगों को पता है कितना है, दैट इज़ 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई सेकेंड इंटू टाइम हमारा कितना है बच्चों, 500 सेकेंड। 500 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया, 500 इंटू 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज़ 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ, 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। होपफुली यू अंडरस्टूड इट। ओके बच्चों, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.6। ओके, तो 2.6 में देखो बच्चों क्या पूछा गया है हम लोगों से। 2.6 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। ओके, लेंथ मेजर करने के लिए सबसे प्रिसाइज डिवाइस कौन सा होगा इनमें से हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। तो पहले में हम लोगों को वर्नियर कैलिपर्स दिया गया है बच्चों, ठीक है, और उसके स्लाइडिंग स्केल में, ठीक है, स्लाइडिंग स्केल बोलो या फिर वर्नियर स्केल बोलो, उसमें कितने डिविजन्स हैं, 20 डिविजन्स हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में हम लोगों को क्या दिया है, दूसरे ऑप्शन में बच्चों हम लोगों को दिया है दैट इज स्क्रू गॉज ऑफ पिच 1 मिलीमीटर एंड 100 डिविजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल। तो स्क्रू गॉज दिया है हम लोगों को, ठीक है, और उसका पिच कितना है, पिच दिया गया है दैट इज़ 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है, दैट इज़ 100 डिवीजन, 100 डिवीजन। ओके, अच्छा, ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है an optical instrument that can measure a length within the wavelength of visible light। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अच्छा, विजिबल लाइट जो होता है बच्चों, विजिबल लाइट का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, दैट इज़ 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर के होता है 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक, ठीक है ना, दैट इज़ वायलेट से लेकर के रेड तक। ओके, अच्छा, हम लोग मैक्सिमम को लेकर के चलते हैं बच्चों, सपोज कर लो 8000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो मतलब मिनिमम वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है कितना, 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक, ठीक है। तो ये हम लोगों को दिया गया है, अब हम लोगों को निकालना है इनमें से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पहले बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का कितना होता है, दैट इज़ 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। जनरली बच्चों अगर हम लोगों को क्वेश्चन में मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू नहीं दिया है तो 1 मिलीमीटर ही लेते हैं, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट मेंशन देन वी कैन टेक इट एज 1 मिलीमीटर। ओके, और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दिया बच्चों, यानी कि तुम्हारा जो स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल है उसमें कितने डिवीजन हैं, 20, ठीक है, 20 डिवीजन। तो 1 मिलीमीटर बाई 20 ये हो जाएगा हमारा 0.005 सेंटीमीटर। ओके, मिलीमीटर से हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ओके, तो उसके बाद देखो स्क्रू गॉज का हम लोग लिस्ट काउंट देखते हैं, है ना, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, ठीक है। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज का फॉर्मूला होता है दैट इज पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो पिच कितना दिया है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर को फिर तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज़ 1/10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1000 सेंटीमीटर, 1/1000 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। ओके, इतना आ गया। फाइनली बचा विजिबल लाइट का, ठीक है। तो अभी याद रख लो लिस्ट काउंट इसका कितना निकला 0.005 और इसका कितना निकला स्क्रू गॉज का 0.001, ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का कितना निकला है हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकला है बच्चों दैट इज 0.005, ठीक है, सेंटीमीटर। ये दिख नहीं रहा है शायद, यहाँ पर देखो इसका कितना निकला है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकला है बच्चों दैट इज 0.005 सेंटीमीटर। ओके, और स्क्रू गॉज का कितना निकला है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब विजिबल लाइट का निकालते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट का कितना दिया है बच्चों, मैक्सिमम को हम लोग लेकर चलेंगे, है ना, ठीक है। तो 8000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अच्छा, विच कैन बी रिटन एज 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, विच कैन बी रिटन, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 8 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा कितना, -5 सेंटीमीटर। ओके, ओके, तो दैट इज 0.00008 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों उसका कितना लिस्ट काउंट आ रहा है दैट इज 0.00008 सेंटीमीटर। तो सबसे कम इसी का है, हेंस दिस डिवाइस विल बी विल बी एबल टू टेक मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज 2.7। ओके, तो ये भी किसी बच्चे ने भेजा है, किसी का डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.7। तो 2.7 में क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखो वो कह रहा है कि स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100, ठीक है। तो एक माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है, मैग्निफिकेशन है 100,
यानी कि मतलब जो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का होगा ये उसे 100 सेंटीमीटर का मैग्नीफिकेशन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया है ना, ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड्स दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 3.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो एवरेज विड्थ ऑफ हेयर, ओके, ठीक है, मीन वैल्यू है ना, कितना निकल कर आया है बच्चों, दैट इज 3.5 मिलीमीटर, ओके। अब हम लोगों से वो पूछा है क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर, ठीक है। दैट मीन्स दैट एक्चुअल थिकनेस हम लोगों को वो निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो ये तो बच्चों माइक्रोस्कोप में देखने से उसे 3.5 मिलीमीटर का दिखा है, 100 टाइम्स मैग्नीफाई होने के बाद वो 3.5 मिलीमीटर का दिखा है, तो एक्चुअली ये तो 100 टाइम्स पतला होगा, ठीक है। तो एक्चुअल थिकनेस, ठीक है, एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर, एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज ऑब्जर्व्ड थिकनेस, दैट इज 3.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई मैग्नीफिकेशन कर देंगे, दैट इज 100, है ना। बिकॉज 3.5 मिलीमीटर का वो हमें दिख रहा है तब जब वो 100 टाइम्स मैग्नीफाई है, लेकिन एक्चुअली तो वो 100 मतलब क्या है, पतला है, ठीक है। वो तो मैग्नीफिकेशन होने के बाद इतना दिख रहा है ना, तो मैग्नीफिकेशन को हटा दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन यानी कि जितना वो पतला था मल्टीप्लाई 100 टाइम्स हुआ तब इतना हुआ, तो डिवाइड कर देते हैं मैग्नीफिकेशन को, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज 3.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, दैट इज 0.035 millimeter. That means actual thickness of that hair must be this much, okay, that is 0.035 millimeter. Now moving on to our next doubt, that is question number 2.8, okay, question number 2.8 में देखो बच्चों उसने क्या कहा है, सबसे पहला अलग अलग बिट्स हैं, पहला बिट ए में वो क्या कहता है, देखो, यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ओके, यानी कि थ्रेड का थिकनेस हमें निकालना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ थ्रेड मीन्स व्हाट, द थिकनेस ऑफ थ्रेड, ओके। तो मीटर स्केल से तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये एक थ्रेड है, ठीक है, अब तुम यहाँ पर मीटर स्केल रखे, ओके, यहाँ पर मीटर स्केल रखे, ये सपोज उसका 0 रीडिंग, ये 1 रीडिंग, ऐसे ऐसे करके रीडिंग होगा डिफरेंट। अब ये थ्रेड काफ़ी पतला है, मीटर स्केल के 2 मार्क्स के बीच में कहीं फंस जाएगा, ठीक है, तो एक्जैक्ट वैल्यू तुम नहीं बता पाओगे। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे सपोज हम लोगों को थ्रेड दे दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, उसे सपोज कर लो एक इस तरीके का कोई सिलेंडर अगर हमारे पास है, ठीक है, तो हम लोग उस थ्रेड को इस सिलेंडर में बॉन्ड कर देंगे, ठीक है, इन सच ए वे दैट the turns are very close to each other, okay, the turns are very close to each other, okay, turns पूरे सटे सटे हुए रहने चाहिए, इस तरीके से हम लोग वुंड कर देंगे थ्रेड को, ओके, वुंड कर देंगे हम लोग थ्रेड को, ओके। सपोज कर लो ये थ्रेड को हम लोग इस तरीके से वुंड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्केल को यहाँ पर लाकर रखेंगे, ठीक है, जहाँ पर से थ्रेड का वाइंडिंग स्टार्ट हुआ है, और हम लोग मेज़र कर लेंगे द लेंथ ऑफ द दिस वाइंडिंग, ठीक है, एल। अब इसमें कितने टर्न्स हैं, सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो ये जो टर्न्स हैं बच्चों देखो ये थिकनेस ही तो है ना, दीज आर द थिकनेस, ओके। मतलब यहाँ से ऐसा पता चल गया, तो जैसे सपोज कर लो 10 टर्न्स हैं, 10 टर्न्स का मतलब टोटल लेंथ आया, सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 सेंटीमीटर, तो वन टर्न का कितना आ जाएगा, 5/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो 1 टर्न इज व्हाट, 1 टर्न में एक बार थिकनेस प्रेजेंट होगा, थिकनेस ऑफ दैट थ्रेड, ओके। तो यहाँ पर हम लोग थिकनेस अगर निकालना है बच्चों, तो लेंथ पहले निकाल लेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें थिकनेस पता चल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे लेट द लेंथ ऑफ दैट वाइंडिंग बी एल, ओके, दैट इज लेंथ ऑफ द वाइंडिंग, ओके, लेंथ ऑफ द वाइंडिंग is equals to L, okay, and number of turns B equal to N, then thickness will be given by the formula, L by N, खत्म, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन के बिट 2 में ओके, इसी क्वेश्चन के बिट 2 में हम लोगों से क्या पूछा गया है, देखो पूछा है बच्चों, दैट इज बिट बी में बिट ए को मिटा देते हैं, ये तो हो गया, ओके। बिट बी में हम लोगों को क्या पूछा है, दैट इज a screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग जब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, है ना, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज पिच, है ना, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये फॉर्मूला देख करके तो लग रहा है कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बढ़ाएंगे तो लीस्ट काउंट घटेगा, है ना, और लीस्ट काउंट जितना छोटा होता है वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि आर्बिट्रेरीली, मतलब हम कितना भी क्या चाहें अपने मन के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे सर हम मन के मुताबिक, हम बोलेंगे हम सर्कुलर स्केल में 10,000 डिविजन्स कर देंगे,
ठीक है, 10,000 डिविजन्स कर देंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है बच्चों, जब तुम 10,000 डिविजन्स कर दोगे तो एक डिवीजन और दूसरा डिवीजन इतने पास में होंगे कि तुम रीड नहीं कर पाओगे, है ना, ड्यू टू द लो रिजोल्यूशन, ओके, एंड ड्यू टू द इनएबिलिटी, ओके, हमारा आई उतना क्लियरली नहीं देख पाएगा, ठीक है, तो हम लोगों को रीडिंग लेने में दिक्कत होगा, फिर हम लोग गलत रीडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आर्बिट्रेरीली हम कितना भी चाह करके नहीं बढ़ा सकते हैं, देयर इज सर्टन लिमिट, ओके, अप टू विच वी कैन टेक द रीडिंग क्लियरली, ओके। हम 10,000 1 लाख तुम बोलोगे हम सर्कुलर स्केल में 1 लाख डिवीजन कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा कि नो, मीन्स थ्योरेटिकली और मीन्स बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला वी कैन से दैट इफ वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन देन ऑब्वियसली द लीस्ट काउंट विल decrease, and if least count decreases then the accuracy should increase, but up to certain limit, okay। तो इस तरीके से तुम लोग आंसर लिखोगे दूसरे वाले क्वेश्चन का। समझ में आ गया, हम लोग बढ़ाएंगे तो लिस्ट काउंट घटेगा, लिस्ट काउंट घटने से एक्यूरेसी बढ़ेगा, बट आर्बिट्रेरीली तुम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर बोलोगे हम पुट कर देंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तुम पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग लेने में ही दिक्कत होने लगेगा, है ना, तो प्रिसाइसली हम लोग रीडिंग नहीं ले पाएंगे, दैट प्रॉब्लम विल अराइज, ओके। तो आर्बिट्रेरीली हम कुछ भी नहीं ले सकते, दैट इज द आंसर, ओके। तो बिट बी होता है बच्चों इस तरीके से खत्म। उसके बाद बिट सी में देखो वो क्या पूछ रहा है, बिट सी में वो कहता है बच्चों क्या बोला है, द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय ए वर्नियर कैलिपर्स, वाई इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड ए मोर रिलायबल एस्टिमेट देन ए सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स ओनली, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है हम लोग एक मेजरमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, हम लोगों को एक किसी चीज़ का लेंथ या फिर डायमीटर कुछ भी मेजर करना, डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। वो बोल रहा है तुम 100 बार ऑब्जर्वेशंस लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, या तुम 10 बार ऑब्जर्वेशंस या रीडिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और रीडिंग, ओके, तुम 100 टाइम्स ऑब्जर्वेशन लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, ज़्यादा मीन्स एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, या 5 टाइम्स में ज़्यादा 5 टाइम्स रीडिंग लोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों 100 ऑब्जर्वेशंस या 100 रीडिंग जब हम लोग लेंगे तो जो एरर्स हो रहे हैं ना वो घटेंगे, ठीक है। तो 100 ऑब्जर्वेशन, एक ही काम को बार बार करने से गलतियाँ घटती हैं, है ना, और हमारा जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादा क्लोज होता है उसके ट्रू वैल्यू से, है ना। सो सिंपल आंसर इज मोर इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेस विल बी द रैंडम एरर्स, एंड वी विल गेट means we will get a value which will be more closer to the true value, okay। So more is the number of observation, more is the number of observations, okay, less is the amount of random error, less is the amount of random errors, okay, less is the amount of random errors, and we will get a value, a mean value more closer to its true value, okay। That is why 100 observations will yield a more accurate or more precise observation, okay, means reading, okay students। Now moving on to our next doubt, that is question number 2.9, okay, that is question number 2.9, okay। तो इसमें क्या कहा गया है, that is the photograph of a house occupies an area of 1.75 cm square on a 3.5 mm slide. The slide is projected to a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square, ठीक है। तो स्लाइड में एरिया कितना दिख रहा है, एरिया इन स्लाइड, ओके, एरिया इन स्लाइड, ओके, कितना है बच्चों, दैट इज़ 1.75 cm स्क्वायर, ओके। एंड जब उसी मतलब चीज़ को एरिया ऑफ हाउस का ये तो हाँ, एरिया ऑफ हाउस इन स्लाइड, ओके, जब उसे स्लाइड में देखा जा रहा है तो उसका एरिया कितना दिख रहा है 1.75 cm स्क्वायर, और जब उसी चीज़ को बच्चों स्क्रीन में देखा जा रहा है एरिया ऑफ हाउस इन स्क्रीन, ठीक है, तो तब वो कितना दिख रहा है, दैट इज़ 1.55 मीटर स्क्वायर, 1.55 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन हो रहा है, ठीक है, एरिया का मैग्नीफिकेशन, एरिया वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो एरिया मैग्नीफाई होकर के दिख रहा है, तो हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एरियल मैग्नीफिकेशन, है ना। एरिया में जो मैग्नीफिकेशन हुआ दैट इज़ एरियल मैग्नीफिकेशन, कितना आएगा बच्चों, एरियल मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ मैग्नीफाइड साइज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल साइज, है ना, अच्छा, और द साइज ऑन द स्लाइड, ठीक है, तो और मैग्नीफाइड साइज कितना है बच्चों, ठीक है, 1.55 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ हाउस ऑन द स्लाइड कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1.75 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा कन्वर्ट करने के बाद, है ना, तो ये हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ना, तो 10 टू द पावर -4 होगा,
10⁻⁻⁴. ओके, अच्छा तो ये कितना हो गया बच्चों, दैट इज़ 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ओके, अब इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा कितना, ये 10⁻⁻⁴ ऊपर चला जाएगा तो 1.55 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1.75. ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है बच्चों, दैट इज़ 8857 है ना. मैग्नीफिकेशन कितना निकल कर आ रहा है, दैट इज़ 8857 टाइम्स मैग्नीफाइड है. यानी कि स्लाइड में उसका जितना साइज़ है और उसका साइज़ जो स्क्रीन में दिख रहा है कितने टाइम्स मैग्नीफाइड हो चुका है, दैट इज़ 8857 टाइम्स. बट बच्चों हमें यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी कि लेंथ में कितना एरिया में तो इतना हो गया है ना, एरियल मैग्नीफिकेशन इतना है, लेकिन लेंथ में मैग्नीफिकेशन कितना है. तो बच्चों जनरली हम लोग एरिया निकालते कैसे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू सम लेंथ. ओके, तो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है ना. तो एक्चुअली हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो लेंथ के स्क्वायर का है ना, लेंथ के स्क्वायर का. एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ तो खुद एक लेंथ है और ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही होता है. ठीक है, तो एरिया इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ लेंथ. ओके, तो हमारे पास एल स्क्वायर का मैग्नीफिकेशन मिला है, एरियल मैग्नीफिकेशन मिला है, मतलब हमें क्या मिला है बच्चों ना, लेंथ के स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर कितनी टाइम्स मैग्नीफाई हुआ. लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन में तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द लीनियर मैग्नीफिकेशन. तो सिंपली कुछ नहीं, स्क्वायर का मैग्नीफिकेशन इतना है तो लेंथ का मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, इसका रूट ओवर निकाल लेते हैं. तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना हो गया ना, लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चों, लीनियर मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8857. ठीक है, 8857. ठीक है, अब इसे आप लोग निकाल सकते हो है ना, 8857 का स्क्वायर रूट निकालना है. ओके, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.9 खत्म. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डाउट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.13. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.13. ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, ए फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observations, that is A, B, C and D as follows. ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है P जिसका मैथमेटिकल फार्मूला उसे निकालने का क्या दिया गया है, दैट इज़ A³ B² डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ CD. ओके, रूट ओवर ऑफ CD. ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों को दिया गया है. अब हम लोगों से वो पूछ रहा है, हम लोगों से वो क्या पूछ रहा है, दैट इज़ फाइंड आउट. अच्छा, ये D जो है ये बाहर में है, रूट ओवर ऑफ C है, रूट ओवर ऑफ C इंटू D है. ओके, और हम लोगों से वो पूछ रहा है क्या, now what is the percentage error in the quantity P if the value of P calculated using the above relation turns out to be, अच्छा नहीं सॉरी, the percentage error of the measurement in A, B and C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. okay, what is the percentage error in the quantity P. ठीक है, तो वो A में A का जब कैलकुलेशन किया गया था, A एक क्वांटिटी है बच्चों, A का जब कैलकुलेशन किया गया था तो उसमें कुछ परसेंटेज एरर निकला था. तो परसेंटेज एरर इन A दिया गया है, परसेंटेज एरर इन A दिया गया है बच्चों कितना ना 1%. परसेंटेज एरर इन B दिया गया है कितना, परसेंटेज एरर इन B हम लोगों को दिया गया है दैट इज़ 3%. उसके बाद हम लोगों को दिया गया है बच्चों परसेंटेज एरर इन C इज़ 4%, परसेंटेज एरर इन C इज़ 4% एंड परसेंटेज एरर इन D इज इक्वल्स टू 2%. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट परसेंटेज एरर्स. ओके, विच आर प्रेजेंट इन दीज क्वान्टिटीज़. ओके, ए एक क्वांटिटी है, बी एक क्वांटिटी है, सी एक क्वांटिटी है, डी एक क्वांटिटी है और ये उनके परसेंटेज एरर्स हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे. हम लोग पढ़े थे दैट इज़ अगर सपोज कर लो z एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है सपोज कर लो a टू द पावर p, b टू द पावर q डिवाइडेड बाई c टू द पावर r. ठीक है, तो बच्चों इसका फिर परसेंटेज एरर इन z कैसे निकालते थे ना, परसेंटेज एरर इन z. ठीक है, दैट इज़ निकालते थे हम लोग रिलेटिव एरर इन z इंटू 100. ओके, विच वॉज इसी को परसेंटेज बोलते हैं. ये रिलेटिव एरर इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा. इट विल बी इक्वल टू जो पावर है वो सामने आ जाता था p इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100, डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस यहाँ पर b का पावर कितना है q, तो q इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100. ओके, तो यही हमारा प्रोसेस होता था. प्लस यहाँ पर पावर कितना है r, तो r इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100. अच्छा, ये जो है ना इन क्वांटिटीज़ को कहते हैं परसेंटेज एरर. इन क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर. तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ये हमारा क्वांटिटी तो p इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर इन a. q इंटू जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगा और बाकी परसेंटेज एरर लिख देना है. ठीक है, बाकी परसेंटेज एरर लिख देना है. ठीक है, तो ये फार्मूला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था. अब हम लोग उसी फार्मूला को डायरेक्टली पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे. ठीक है, तो पुट करते हैं पहले. ठीक है, तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ. ओके, परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी सब दिया गया है क्वेश्चन में. ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, दैट इज़ परसेंटेज एरर इन, हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे दैट इज़ परसेंटेज एरर इन पी, दैट इज़ डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 विल बी इक्वल टू
ए का पावर कितना है देखो 3, तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ओके, प्लस यहाँ इसका पावर कितना है 2, तो 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, प्लस इसका पावर कितना है हाफ, तो हाफ इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ओके, प्लस इसका पावर कितना है 1, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ओके। एंड व्हाट आर दीज, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर इन ए, व्हाट इज डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर इन बी। तो सिंपली पुट कर देंगे 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया था बच्चों 1%, ठीक है, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया था बच्चों दैट इज 3%, ओके 3% ही दिया था ना, हाँ, प्लस, ठीक है, प्लस और हम लोगों को क्या दिया गया था दैट इज़ हाफ इंटू डेल्टा सी बाई सी मतलब परसेंटेज एरर इन सी दैट इज परसेंटेज एरर इन सी कितना दिया गया था 4%, हाफ इंटू 4%, ओके, प्लस परसेंटेज एरर इन डी कितना है बच्चों दैट इज 2% आई गेस, हाँ 2%, तो प्लस यहाँ पे तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो सिंपली 2%, तो टोटल कितना हो गया देखो 3%, ये हो गया 6%, 9%, ये कैंसिल हुआ 2%, 9 + 2 11, 11 + 2 13%, है ना 13%, ओके। दैट मीन्स जो परसेंटेज एरर आया इसमें ना पी के कैलकुलेशन में, है ना, जो परसेंटेज एरर आया पी के कैलकुलेशन, पी हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। इसमें कितना एरर है वो हम लोगों को दिया गया था, तो टोटल पी में कितना एरर आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, दैट इज 13%, दैट इज 13%, है ना, समझ में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद भी कुछ पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, वो पूछा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी 3.736, ठीक है। अच्छा, तो परसेंटेज एरर आप लोग याद रखो, है ना, परसेंटेज एरर इन पी कितना आया है, परसेंटेज एरर इन पी कितना आया है बच्चों ना, आया है 13%। अच्छा, तो रिलेटिव एरर इन पी कितना हो जाएगा दैट इज डेल्टा पी बाई पी कितना हो जाएगा दैट इज 0.13, है 0.13, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को बोला है कि जो एक्सपेरिमेंट जो मतलब ये एक्टिविटी किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें पी का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है दैट इज 3.763, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिलेटिव एरर आ रहा है देखो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यानी कि पी के वैल्यू में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके एरर में जितना रिलेटिव एरर में जितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3.76 है ना, तो इसे 8 कर देते हैं, दैट इज 3.8, सो दिस इज द राउंडेड ऑफ वैल्यू एज पर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। सो विद दिस वी कंप्लीट विथ क्वेश्चन नंबर 2.13। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ, दैट इज 2.14, है ना, दैट इज 2.14, ओके। तो उसमें क्या दिया गया है देखो बच्चों, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है 2.14, ओके। तो उसमें कहा जा रहा है ए बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्टन पीरियडिक मोशन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक बुक है उसमें डिस्प्लेसमेंट का, है ना, एक पार्टिकल जो कि पीरियोडिक मोशन कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट का 4 फार्मूला दिया गया है, ठीक है। अब उसे तुम कह लो प्रिंटिंग एरर्स की वजह से, जैसा कि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि प्रिंटिंग एरर है ना, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि प्रिंटिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ है। अब वो हम लोगों से कह रहा है कि तुम इन 4 फार्मूलाज को चेक करो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को 4 फार्मूला क्या क्या दिया है बच्चों, सबसे पहला फार्मूला दिया है दैट इज y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई t डिवाइडेड बाई t, ओके। और यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग वेरिएबल्स का मतलब भी बताया है, ठीक है। वो बताया है कि y इज़ for displacement, okay, displacement, y stands for displacement, okay, and a stands for amplitude, okay, a stands for amplitude, periodic motion हो रहा है जैसे पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड होगा, मीन पोजीशन से इधर उधर जा रहा होगा तो एम्पलीट्यूड होगा। एंड t इज़ एनी टाइम इंस्टेंट, ओके, t जो है वो क्या दिया है, कहाँ गया ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, भी दिया है बच्चों दैट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एंड टी इज एनी टाइम इंस्टेंट, ओके। एंड कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, ओके। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स दैट हैज़ बीन यूज्ड, ओके, इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डायमेंशनली हमें चेक करना है कि वेदर दिस फार्मूलाज आर करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन है, तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन, क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो इसका डायमेंशन होगा
एल टू द पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, एल टू द पावर 1, ओके। उसका डायमेंशनल फार्मूला ये निकल कर आएगा, ओके। अच्छा उसके बाद RHS का चेक करते हैं, है ना। RHS का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, दैट इज़ ए क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या होता है एल टू द पावर 1, ओके। उसके बाद साइन 2 पाई टी क्या होता है बच्चों, टी का डायमेंशन होता है टी टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई टी भी तो एक टाइम है, क्या है, एनी टाइम इंस्टेंट, जैसे 5 सेकंड 6 सेकंड के बाद क्या होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड कितना होगा, है ना, इस तरीके से टी इज़ एनी टाइम इंस्टेंट एंड कैपिटल टी इज़ टाइम पीरियड, यानी कि वो ऑसिलेट करता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड में या 3 सेकंड में, ऐसा। तो जो भी हो दोनों टाइम ही है, तो टाइम का ये रहेगा। तो यहाँ देखो टाइम और टाइम वाला क्वांटिटी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है एल साइन 2 पाई। अच्छा साइन 2 पाई तो एक नंबर होगा ना, साइन 2 पाई क्या होगा, साइन 2 पाई का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसके साथ कुछ यूनिट जुड़ा होगा क्या, नहीं, दैट मीन्स इट इज़ डायमेंशनलेस, क्वांटिटी, इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। साइन 2 पाई का एक वैल्यू होता है, साइन 2 पाई का एक वैल्यू होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। अच्छा अगर ये डायमेंशनलेस हो गया तो बच्चा कौन सा डायमेंशन, सिर्फ एल टू द पावर 1, तो इसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, है ना। साइन 2 पाई का डायमेंशन है ही नहीं, तो इसे हटा दो। तो RHS का डायमेंशन क्या हुआ, एल टू द पावर 1। अब LHS का डायमेंशन भी एल टू द पावर 1, RHS का डायमेंशन भी एल टू द पावर 1, यानी कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बिट ए का जो फार्मूला दिया गया है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब दूसरे फार्मूलाज को देखते हैं बच्चों, दूसरे फार्मूलाज क्या दिए गए हैं, है ना। पहला वाला हो गया, अब दूसरे पे आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वो हम लोगों को दिया है दूसरा इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल्स टू ए साइन वी टी, ओके। फिर से वही प्रोसेस अब सेम रहेगा। तो LHS में y है, तो LHS का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल टू द पावर 1, खत्म। RHS का देखते हैं, RHS का कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज ए। अच्छा ए इज एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस होता है बच्चों, तो उसे लिखेंगे एल टू द पावर 1। फिर उसके बाद साइन भी क्या होता है, वेलोसिटी, दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम एल टी माइनस 1, L1 t माइनस 1, एंड फिर यहाँ पर क्या है इनटू टाइम, ठीक है। तो ये हो गया टी टू द पावर 1। अच्छा टी टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर 1 ये हो जाएगा कैंसिल, टी टू द पावर 0 बच गया, एल टू द पावर 1। दैट मीन्स ये कितना आ रहा है, एल टू द पावर 1 साइन एल टू द पावर 1। साइन एल टू द पावर 1 का मतलब क्या है बच्चों, जैसे सपोज कर लो, मतलब एक लेंथ वाला क्वांटिटी प्रेजेंट है, हम बोलेंगे साइन 5 मीटर, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, साइन 5 मीटर नहीं हो सकता, यानी कि साइन कुछ एक एंगल हो सकता है, ठीक है। लेंथ के आकार में तो साइन नहीं प्रेजेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, है ना, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। और एंगल इज नॉट डायमेंशनलेस, यहाँ पर एंगल में एक डायमेंशन प्रेजेंट है लेंथ वाला, ठीक है, एंगल में एक क्या प्रेजेंट है, डायमेंशन प्रेजेंट है लेंथ वाला। तो अब इसका टोटल डायमेंशन एल टू द पावर 1 नहीं होगा, ठीक है। तो सिंस एंगल इज नॉट डायमेंशनलेस, क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस नहीं है, ठीक है, एंगल डायमेंशनलेस नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि RHS, LHS और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। LHS और RHS बराबर नहीं हो रहे। LHS एल टू द पावर 1 है और RHS क्या है, एल टू द पावर 1 साइन एल टू द पावर 1। या अगर पावर 1 नहीं भी लिखना चाहते हो तो ऐसे दिखेगा, LHS क्या है एल, LHS का डायमेंशन क्या है एल, और RHS का डायमेंशन क्या है साइन एल साइन एल, ठीक है, एल साइन एल। तो यहाँ पर साइन के अंदर में भी एक क्या प्रेजेंट है, दैट इज लेंथ प्रेजेंट है। तो ये LHS और RHS दोनों बराबर हुए क्या, बराबर नहीं हुए। अगर हाँ यहाँ पर सिर्फ एक मतलब सपोज कर लो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, तो फिर हम लोग इसे इग्नोर कर देते, जैसा कि हम लोग पहले केस में किए थे। तो अब इस तरीके से बच्चों बाकी जो दो हैं मतलब क्वांटिटीज़ उन्हें आप लोग चेक कर सकते हो, है ना। तो 2.14 बच्चों यहाँ पर होता है, ख़त्म तो नहीं हुआ, बाकी जो दो ऑप्शंस बचे हैं उन्हें आप लोग खुद से करोगे। अब बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ, दैट इज़ 2.15, ठीक है। 2.15 में क्या दिया है देखो बच्चों, 2.15 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, दैट इज 2.15, है ना। क्वेश्चन लिखते नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0 of a particle in terms of its speed v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to that was stated by Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. Okay, तो बच्चों हम लोगों को पता है एक इक्वेशन होता है दैट इज़ जो कि रेस्ट मास और मूविंग मास को रिलेट करता है ना। तो एक बच्चा उसी फार्मूला को लिखना चाह रहा था बट वो पूरा एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाया, तो वो थोड़ा कुछ गलती कर दिया। वो फार्मूला क्या लिखा ना, m इज इक्वल्स टू m0 ओके डिवाइडेड बाई 1 - v² टू द पावर हाफ,
ठीक है, टू द पावर हाफ। ओके, अच्छा अब वो यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक क्वांटिटी मिसिंग है, और यहाँ पर वो बता भी दे रहा है कि कौन सा क्वांटिटी मिसिंग है ना, सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट मिसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन में बताया कि सी जो कि स्पीड ऑफ लाइट है वो मिसिंग है, इस इक्वेशन में होना चाहिए लेकिन नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो वो बता रहा है कि बताओ हम लोग उस स्पीड ऑफ लाइट को कहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन में कहाँ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, फार्मूला हमारे पास है दैट इज m इज इक्वल्स टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, अच्छा हम लोग जब पढ़ रहे थे डायमेंशन के बारे में तब याद करो हम लोग बोले थे ओनली दोज क्वांटिटीज whose dimensions are same okay can be added or subtracted, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी को भी कर सकते हो बच्चों, है ना, लेंथ बाई टाइम को डिवाइड कर सकते हो मीटर पर सेकंड, है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लेंथ प्लस टाइम थोड़ी कर सकते हो, है ना, 5 मीटर प्लस 3 सेकंड क्या होगा, नहीं हो सकता, है ना। तो लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं सिंपल भाषा में बोले तो, है ना। और डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे तो जिनका डायमेंशन सेम होगा उन्हीं को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, अभी से मिटा रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ जो फॉर्मूला है एम नॉट बाई, तो एम नॉट को तुम किसी के साथ भी डिवाइड करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्शन एक जगह पर हो रहा है, हमें इस फॉर्मूला में दिख रहा है। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 बच्चों एक कांस्टेंट है, ठीक है, 1 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, और हम लोग एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसे, वी स्क्वायर को, और वी स्क्वायर का डायमेंशन कितना है ना, वी स्क्वायर, वी कितना हो गया दैट इज लेंथ बाई टाइम, तो इसका डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और एल टी टू द पावर -2। ठीक है, अब क्या तुम एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो वी स्क्वायर को, यानी कि एक डायमेंशन वाले क्वांटिटी को नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग अगर ऐसा कर दे कि यहाँ पर नीचे सी स्क्वायर लिख देते हैं जो मिसिंग है, उसे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या होगा ना, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, नीचे जो प्रेजेंट है बच्चों उसका भी डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, तो डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे और ये नेट क्वांटिटी जो है वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, फिर 1 से उसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी सारे चीज़ को तुम लोग लिखोगे जो चीज़ तुम लोगों को बताया गया है ना, और फाइनली लिखोगे हेंस द करेक्ट फार्मूला is what is m is equals to m naught divided by 1 minus v square by c square to the power half। ओके, और उसका रूट ओवर जो भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट विद क्वेश्चन नंबर 2.15। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट डाउट दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.17। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.17 में देखो बच्चों क्या पूछा गया है, वो पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज 22.4 लीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज। ओके, टेक द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों हम लोगों को वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि हम लोगों को पता है कि कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर 1 मोल लोगे तो वो 22.4 लीटर्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। फिर वो हमें ये बोल रहा है कि आप 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालो। ठीक है, और वो यहाँ हम लोगों को मॉलिक्यूल का रेडियस भी दे दिया है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोगों को कितना दिया है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज 2.17। ठीक है, 2.17। ओके, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोगों को दिया है, दैट इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोगों को दिया है कितना, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना दिया है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, अच्छा अब उसके बाद हम लोगों को बोला है कि इसका वैल्यू निकालो, मतलब इसका क्या बोलते हैं उसे, 1 मोल हाइड्रोजन का पूरा वॉल्यूम निकालो। ठीक है, तो रेडियस हम लोगों को दिया गया है। ओके, अच्छा अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल है ना, तो स्पीयर का मतलब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। देखो अब वॉल्यूम हम लोगों को निकालने बोल रहे हैं तो हम लोग कुछ एक शेप हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, और जनरली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप हम लोग उनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा अनलेस कोई दूसरा शेप नहीं मेंशन किया गया है हम लोग तब तक उन्हें स्फेरिकल ही मानेंगे। तो अच्छा ये 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है बच्चों, दैट इज 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, अच्छा सो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, दैट इज 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया है बच्चों, 10 टू द पावर -10 का, दैट इज 10 टू द पावर -10 का
क्यूब। ओके अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके अब अगर हम बोलेंगे, ये तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया, हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके तो वो कितना हो जाएगा बच्चों ना, वो हो जाएगा मोल, वन मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू दिस मच इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -10 का क्यूब, है ना, इतना मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अच्छा, अब इसके बाद रिजल्ट कितना आ रहा है देखो, इसका रिजल्ट आ रहा है बच्चों दैट इज़ 25.2, 20 डायरेक्ट आंसर हम लिख रहे हैं 25.2 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके 25.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। ओके तो अगर हम लोग बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का वॉल्यूम इतना है, ठीक है, तो वन मोल यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का अगर लोगे तो उनका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जब ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को तो कंसिडर नहीं कर रहे ना, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इग्नोर करके वॉल्यूम निकालेंगे तो बच्चों इतना आएगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद जो हमारा हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट में, दैट इज वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज हाउ मच 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले नोट कर लो कितना है ना, फिर हम लोग लिखेंगे बाकी चीज़, ठीक है। अच्छा दैट इज 25.2 इंटू 10 टू द पावर, हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ वन मोल, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना निकल कर आया बच्चों ना, इट केम आउट टू बी 25.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। ओके अच्छा, और मोल कंसेप्ट के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, और दैट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम लोग कहते हैं ना, मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है, दैट इज 22.4 लीटर्स। लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, दैट इज 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ओके अच्छा, अब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे दैट इज मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई तुम्हारा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ओके तो कितना आ रहा है देखो, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है बच्चों ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इग्नोर करके निकाला गया है, और ये सारे कंडीशंस को फॉलो करते हुए पता है हम लोगों को मोल कंसेप्ट के हिसाब से कि मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है, तो ये 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ये आ गया 25.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इनका जो रेशियो आ रहा है बच्चों ये लगभग आ रहा है 10 टू द पावर 4, है ना। तो ये डिफरेंस क्यों है वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पर मोलर वॉल्यूम जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वगैरह को कंसीडर करते हैं, और ये जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अभी हम निकाले हैं बच्चों, आई हैव फाउंड इट आउट इग्नोरिंग द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इग्नोर कर दोगे मतलब हम लोग ऐसा मान लिए हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पूरा सट के हैं, तब वॉल्यूम इतना है ना, लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है तो वॉल्यूम इतना होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज वाई द डिफरेंस इज हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके अब मूव करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.18। ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.18। ओके इसमें क्या पूछा गया है देखो, दैट इज explain why on looking through a window of a fast moving train the nearby trees and electric poles etc appear to run in a direction opposite to that of the motion of train, okay, whereas while far houses, hilltops, moon, stars etc appear stationary, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, इसका रीज़न हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि जो मतलब जो ऑब्जेक्ट पास में है ना, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट पास में है, जैसे सपोज कर लो हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब हम इसे देख रहे हैं तो दिस इज द लाइन जॉइनिंग द आई एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बच्चों हमारे लाइन ऑफ साइट में दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, हमारे लाइन ऑफ साइट में दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे हमारे लाइन ऑफ साइट में तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो पास में अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हमारा लाइन ऑफ साइट जो है वो क्या होता रहेगा, मतलब रैपिडली चेंज होता रहता है ना, रैपिडली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से, that is the direction of line of sight of nearby objects, okay, changes very rapidly, okay, the line of sight, okay, the line of sight of nearby objects
of nearby objects, okay, changes very rapidly, okay, changes very rapidly, okay. That is why they appear to be moving opposite in the direction of motion of what we can say, opposite to the direction of motion of the train, okay. But in the other case, that is when we are seeing a object which is very far from us, in that case what happens, the line of sight, okay, of far objects does not change very rapidly, okay, or changes very slowly. That is why they seems to be almost constant. That is why they seem to be almost what, constant, okay. That is the line of sight, the line of sight of far objects, okay, that is objects placed at a far distance, does not change rapidly, okay. That is why they appear to be constant at a place, okay. तो इस तरीके से बच्चों इसका रीज़न लिखेंगे. आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो कि है 2.19, ओके. दैट इज़ 2.19, ओके, 2.19. इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखो हम लोगों से इसमें कहता है कि a parsec is a convenient unit of length on astronomical scale. It is the distance of an object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite ends of a baseline equal to the distance from the earth to the sun. How much is parsec in terms of meters, okay. तो हम लोगों को क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हम लोगों को पहले वो parsec क्या है वो बता रहा है कि अगर सपोज कर लो एक आर्क है, ठीक है, अगर सपोज कर लो एक आर्क है, जिस आर्क का लेंथ कितना है ना, जिस आर्क का लेंथ कितना है ना, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस, ठीक है, अर्थ और सन के बीच का जितना डिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं. तो वो कह रहा है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना डिस्टेंस है बच्चों, उतना बड़ा अगर एक आर्क है, ठीक है, और इधर से अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे यूँ, और इस एंड से आर्क के दूसरे एंड से अगर हम लोग इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, तो कुछ दूरी पर जा करके, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा दूरी पर जा करके वो दोनों ऐसे मीट करेंगे कि जो एंगल है वो 1 सेकेंड का क्रिएट होगा. तो ये जो डिस्टेंस है उसे हम लोग 1 पार्सेक कहेंगे. ये जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 पार्सेक. ये भी 1 पार्सेक होगा, ठीक है. तो ये 1 पार्सेक इस तरीके से वो बता रहे हैं. अब वो बोल रहे 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू कितना मीटर होगा, ये निकाल कर बताओ, ठीक है. 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू कितना मीटर होगा. अच्छा, तो बच्चों हम लोगों को फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है. सपोज इसे हम लोग बोलते हैं, सपोज ये आर्क जो है एक बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है और ये उसका सेंटर है, तो ये क्या हो गया, रेडियस है ना. अच्छा, हम लोग पढ़े हैं दैट इज थीटा इन रेडियस इज इक्वल्स टू एल बाई आर. तो आर विल बी इक्वल टू एल बाई थीटा, है ना, एल बाई थीटा. अच्छा, अब एल का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज़ 1 सेकेंड, है ना. हम लोगों को पहले तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. तो इस चीज़ को ऊपर में जो लिखे हैं उसे हम मिटा रहे हैं बच्चों, ठीक है. अच्छा, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू मीटर में कितना है उसे भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा बच्चों. दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये मार्कर भी चल नहीं रहा ठीक से, ओके. ये देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है दैट इज़ बच्चों 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ओके. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके. अच्छा, अब हम लोग क्या बोले, अगर हमें आर का वैल्यू चाहिए, आर क्या है, पार्सेक, है ना. आर इज़ नथिंग बट 1 पार्सेक. अभी हम लोग डायग्राम बनाए थे, तो उसे निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को थीटा इन रेडियन यानी कि 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 सेकेंड इन रेडियन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है. 1 सेकेंड इन रेडियन, ठीक है. अच्छा, आप लोगों को अगर याद होगा 1 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे, तो 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकेगा उसी हिसाब से, है ना. तो देखो बच्चों 1 सेकेंड रेडियन को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 1 सेकेंड इन रेडियन अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो इट विल बी 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू दैट इज़ पाई बाई दैट इज़ 60 इंटू 60 इंटू 180 रेडियन, ओके. 60 इंटू 60 देखो हम लोग डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हम लोगों को पता है 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है. तो 1 सेकेंड कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है. 1 सेकेंड कितना होगा, तो 60 इंटू 60, और कन्वर्शन वाला जो फैक्टर है पाई बाई 180 होता है. डिग्री से कन्वर्ट करोगे रेडियन में तो पाई बाई 180, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो 60 बाई 60 क्यों आया ना, डिग्री से डिग्री से मिनट, मिनट से सेकेंड, तो सेकेंड से वापस चलोगे तो ये करना पड़ेगा 60 इंटू 60 डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है बच्चों, देखो डायरेक्ट आंसर कितना निकल कर आता है, दैट इज़ 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन, ठीक है.
इतना रेडियन निकल कर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मूला देखे थे, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, तो आर विल बी इक्वल टू एल बाई थीटा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई रेडियन, मतलब इसका वैल्यू कितना निकल कर आया 1 सेकेंड का ना, 1 सेकेंड का वैल्यू निकल कर आया बच्चों 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन, ठीक है, इतना रेडियन, ओके। अच्छा, अब हम लोग निकाल क्या रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका यूनिट क्या होगा, मतलब मीटर ही होगा। तो फाइनली बच्चों इसे सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, दैट इज़ ये 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +6 हो जाएगा, 14.96 डिवाइडेड बाई 4.85 कर लोगे, ये आ जाएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ओके। तो इतना निकल कर आएगा बच्चों, दैट इज़ 1 पारसेक, ठीक है, 1 पारसेक, ओके। इट कम्स आउट टू बी 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डाउट जो है दैट इज़ 2.20, है ना। इसमें क्या दिया है बच्चों, दिया है द नियरेस्ट स्टार दैट इज़ अल्फा सेंचुरी टू आवर सोलर सिस्टम इज़ 4.29 लाइट ईयर्स अवे, हाउ मच इज़ द डिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पारसेक, ओके। तो हम लोगों को दिया है कि एक स्टार है जो हमारे अर्थ से 4.29 लाइट ईयर्स दूरी पर है, ठीक है, और हम लोगों को उसका डिस्टेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ पारसेक। तो पहले तो बच्चों 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है और 1 पारसेक का वैल्यू कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। दैट इज़ 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, एंड 1 पारसेक का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 पारसेक का वैल्यू होता है दैट इज़ अभी निकाले थे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोगों को दिया है द डिस्टेंस इज़ distance of the star is 4.29 light year, ठीक है, 4.29 लाइट ईयर, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ पारसेक अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसे भी पूरा मीटर में कन्वर्ट कर हम लोग मीटर में लिख चुके हैं, इसका वैल्यू कितना है, और 1 पारसेक का वैल्यू भी हम लोग मीटर में लिख चुके हैं बच्चों कितना है, ठीक है। तो जस्ट डिवाइड कर देने से ही हमारा आंसर निकल जाएगा, ओके। सो द डिस्टेंस ऑफ द स्टार इज़ 4.29 लाइट ईयर। सो इन मीटर अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4.29 लाइट ईयर, और लाइट ईयर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, ओके। तो ये हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, ओके। अच्छा, और अगर पारसेक में निकालेंगे तो देखो 1 पारसेक इज इक्वल्स टू दिस मच मीटर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज़ द डिस्टेंस इन मीटर, ओके। अच्छा, यहाँ से हम लोग 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं 1 मीटर का 1 मीटर इन पारसेक कितना होगा, ये 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 जाकर डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है 1 पारसेक का वैल्यू कितना है ना, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो मीटर का वैल्यू कितना होगा इन पारसेक निकाल सकते हैं, इसको ले जाकर इधर डिवाइड कर देंगे, तो 1 मीटर का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, दैट इज़ 1/3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 पारसेक, है ना। अच्छा, अब हम उसी मीटर की जगह हम पुट कर देंगे पारसेक वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, और मीटर की जगह पुट क्या करेंगे 1/3.08 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो रिजल्ट आएगा हमारा दैट इज़ इक्वल्स टू 1.318 पारसेक आएगा, ठीक है। जिसे राउंड ऑफ करके 318 को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज़ 1.32, ठीक है, 1.32 लिख सकते हैं, तो 1.32 पारसेक, ओके। तो ये एक पार्ट था हमारे इस क्वेश्चन का जो कि ख़त्म हुआ, ठीक है। तो फिर से देख लो, 1 लाइट ईयर हम लोगों को दिया गया है, उसका वैल्यू हम लोगों को दिया नहीं गया होगा, ये हम लोगों को अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखना है बच्चों 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15, 1 पारसेक का वैल्यू कितना होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ स्टार हम लोगों को 4.29 लाइट ईयर दिया है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिए, फिर 1 पारसेक और मीटर का रिलेशन हम लोगों को पता है, उससे 1 मीटर का वैल्यू निकाल लिए, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच पारसेक, फिर यहाँ जो मीटर था उसकी जगह 1 पारसेक का वैल्यू पुट कर दिए, जब वो पुट कर दिए तो हम लोगों को आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है ना, वो कह रहा है कि हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार show when viewed from 2 locations of the earth that is 6 months apart in its orbit around the sun, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पर बच्चों सन है, ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लो सन है, ओके, यहाँ पर सपोज कर लो सन है, ठीक है, और ये सपोज कर लो अर्थ का ऑर्बिट,
ओके, ये सपोज कर लो अर्थ का ऑर्बिट। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा कुछ मतलब एजम्पशन लेना पड़ेगा, हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो लगभग कैसा है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, सपोज कर लो अर्थ यहाँ पर है, ठीक है, सन यहाँ पर है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 6 महीने बाद सन यहाँ सॉरी अर्थ यहाँ पहुँच चुका होगा, तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ अगेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो जो पूरा आर्क है उसका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, दैट इज़ 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और सपोज कर लो स्टार यहाँ पर था बच्चों, है ना, स्टार सपोज कर लो यहाँ पर था, है ना, यहाँ पर सपोज कर लो स्टार प्रेजेंट है, ओके। और हम लोग अभी डिस्टेंस निकाले थे, कितना निकल कर आया था, दैट इज़ 1.32 पारसेक, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब मतलब एंगल यहाँ पर कितना होता है, 1 सेकेंड होता है, तो ये डिस्टेंस 1 पारसेक होता है। अगर डिस्टेंस 1 पारसेक जब होता है तो एंगल कितना सबटेंड करता है बच्चों, 1 सेकेंड। लेकिन अभी डिस्टेंस कितना है, 1.32 पारसेक, तो ये एंगल कितना सबटेंड करेगा, 1.32 सेकेंड, ओके। अच्छा, ये एंगल, तो ये एंगल 1 सेकेंड नहीं है, बल्कि ये एंगल कितना है, 1.32 सेकेंड। उसी तरीके से ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 1.32 सेकेंड। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2.64 सेकेंड, ओके, 2.64 सेकेंड। सो दिस इज़ द एंगल वी नीड टू फाइंड आउट, ओके। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2.20 ख़त्म, ठीक है। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर बाकी का जो डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 33 तक। तो इस वीडियो को देख लो बच्चों अच्छे से और समझने का कोशिश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।